दोस्तों, आखिरकार कैसे अपने 20 साल छोटे प्रेमी के प्यार में पागल शबाना अपने ही पति का खून कर देती है। दोस्तों, ये घटना कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ध्रुवनगर की है। दोस्तों, शाम का वक्त होता है। एक महिला अपने पति को फ़ोन मिलाती है और उससे एक डिमांड करती है। डिमांड ऐसी होती है जिसे सुनकर वह मुस्कुराने लगता है और सीधे मेडिकल स्टोर पहुंचता है और मेडिकल स्टोर से कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का पैकेट लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद वह खाना खाता है। खाने के बाद फिर वही शक्तिवर्धक गोलियां खाता है। फिर अपनी पत्नी के साथ सो जाता है। दूसरे दिन सुबह पत्नी की तो आंखें खुल जाती हैं, लेकिन उसका पति सोता ही रहता है। दोस्तों, और यहीं से जब उस व्यक्ति की मौत की खबर चारों तरफ फैलती है, उसके बाद उसका कफन दफन होता है। उसके बाद लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं। तब उसके बाद यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि कत्ल हुआ है। यह बात सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना यह दर्शाती है कि कैसे अवैध संबंध और घरेलू हिंसा एक परिवार को बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, दरअसल ये घटना 19 जनवरी 2025 जिसकी सुबह लगभग 6:30 बजे का वक्त रहा होगा। एक घर से ज़ोर ज़ोर से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। जो महिला चीख चिल्ला रही थी, जिसका नाम शबाना होता है, अक्सर इस घर से ऐसी आवाज़ें कभी नहीं आई। आसपास के लोग जग जाते हैं और जगने के बाद मौके में दौड़ के पहुंचते हैं। जब उससे दरवाज़ा खुलवाया जाता है तो दरवाज़ा खुलने के बाद पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। उसके पति का नाम आबिद अली होता है, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष होती है। महिला के रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते वह अपने सगे भाई सलीम से बात करती है और बताती है, भैया आपके बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे बहनोई मर गए हैं। इतना जब आबिद का साला सुनता है तो मौके में आ जाता है और यहाँ आकर जब देखता है कि बहुत संख्या में लोगों की भीड़ लग हुई है और उसके बहनोई आबिद की लाश खाट में पड़ी हुई होती है। इस बीच में वह सब कुछ देखते हुए पुलिस को फ़ोन करता है। बिठूर थाना क्षेत्र की पुलिस अब मौके में पहुँच जाती है। अब पुलिस के इस लाश को अपने कब्जे में लेने से पहले पंचनामा की एक कार्रवाई होती है। उस व्यक्ति का जो शरीर होता है और जो कपड़े पहने हुए होते हैं उसकी तलाशी ली जाती है। तो उससे कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें हाथ लगती हैं जिससे पुलिस को थोड़ा सा संदेह होता है। पुलिस को पहले संदेह ये होता है, उसने देखा कि उसके जो कपड़ों के जेब हैं उनसे उसको शक्तिवर्धक गोलियों के 8 रैपर मिलते हैं, जो कि 8 के 8 रैपर खाली होते हैं। जैसे उसके पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है कि 8 रैपर जो कि खाली हैं ये कैसे थे, क्या ये रात में लेकर लेटे थे? जब वह कहती है, मैंने अपने पति को फ़ोन किया था रात के लिए कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले आने के लिए, क्योंकि वह जब शक्तिवर्धक गोलियां खाते हैं तो उसके साथ जब संबंध बनाते हैं तो उसको अच्छा लगता था, इसलिए उसने कभी ऐतराज़ नहीं किया। उसने अपने पति की खुशी के लिए जैसे जैसे उसे अच्छा लगता उस प्रकार दोनों संबंध बनाते। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वापस आती है। वापस आने के बाद उसका बिल्कुल एक रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार होता है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए होते हैं। लेकिन ये खबर पूरी आग की तरह ऐसी फैलती है जैसे कि पूरे देश को हिला डालती है। एक व्यक्ति ने ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर लिया है और उन शक्तिवर्धक गोलियों के खाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब लगभग इसके 24 घंटे बीत जाने के बाद पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसने पूरे ही इलाके को चौंका दिया। रिपोर्ट कुछ ऐसी आती है जिसमें ये मालूम चलता है कि जो इस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी मौत शक्तिवर्धक गोलियों के हाई डोज से नहीं हुई है, बल्कि उसकी तो गला दबाने से उसकी मौत हुई है, यानी उसका तो कत्ल हुआ है। यह सुनकर पुलिस भी हैरान थी और सोचने में मजबूर हो जाती है। तब फिर पुलिस आबिद के साले सलीम को फ़ोन करती है और पूरी बात बताती है और पूछती है आखिर ऐसा कौन कर सकता है। फिर जब पुलिस जांच करती है
तब पता चलता है कि ये लोग औरैया के पास दिव्यापुर गांव के रहने वाले हैं और लगभग 20 साल पहले ये अपने इलाके दिव्यापुर को छोड़कर कानपुर बिठूर थाना क्षेत्र के ध्रुव नगर मोहल्ले में रहने लगते हैं। सलीम की बहन जो शबाना है, उसकी शादी आबिद से होती है, जिनका एक 16 वर्ष का पुत्र भी होता है, जो अपने मामा सलीम के यहाँ रहता है। फिर पुलिस पूछताछ उस महिला से करती है तो महिला वह कुछ सही नहीं बताती है। इसके बाद पुलिस शबाना और आबिद का फ़ोन अपने कब्जे में लेती है और दोनों मोबाइलों की CDR निकलवाती है। दोस्तों, इसके बाद ये आबिद अली होता है, उसके मोबाइल से कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नहीं हाथ लगती है पुलिस को, लेकिन जो शबाना का मोबाइल था उससे एक आपत्तिजनक चीज़ हाथ लगती है। जो आपत्तिजनक चीज़ ये थी कि किसी एक नंबर से उस फ़ोन में बहुत बार कॉल आती थी और डेली बहुत घंटों तक बात होती थी। दोस्तों, ये जो नंबर था, ये नंबर था एक लड़के का नंबर था जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी, जिसका नाम रेहान होता है। रेहान जो कि उन्नाव के बांगरमऊ जो कि भगवंतपुर का रहने वाला होता है, जिसका नाम रेहान उर्फ तालिब होता है। उम्र उसकी लगभग 20 से 22 वर्ष होती है। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है, ये पुलिस सलीम से पूछती है। और आखिरकार ये कौन है, ये किसका रिश्तेदार है, आबिद का है या फिर शबाना का। दोस्तों, इतना पूछने के बाद पुलिस सलीम से कहती है आखिरकार ये कौन है। तो दोस्तों, पुलिस को मालूम चलता है कि ना ही ये आबिद का रिश्तेदार है और ना ही शबाना का, लेकिन शबाना और रेहान की बहुत ज़्यादा बातें होती थी। आखिरकार ये मामला क्या है, इसको लेकर पुलिस रेहान को तलाशना चालू कर देती है। अब पुलिस ने जब इस बात के बारे में पूछताछ करती है और उस लड़के को हिरासत में ले लिया और पूछना शुरू किया तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल दोस्तों, ये घटना साल 2024 के शुरुआत की यह बात थी। उस वक्त शबाना नाम की महिला, जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष रही होगी, उसने अपनी इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई और वह जब अपने उम्र 20-22 वर्ष रही होगी तब की फ़ोटोग्राफ उसमें एक एक करके अपलोड करना शुरू कर दिया। और एक दिन इस रेहान उर्फ तालिब, जो कि दिल्ली में ऑटो चलाया करता था, उसकी नज़र शबाना की आईडी में पड़ती है और उसे शबाना की फ़ोटोग्राफ इतनी पसंद आती हैं कि उसके बाद वह उसकी फ़ोटोग्राफ में हमेशा लाइक और कमेंट किया करता था। एक दिन उसकी हिम्मत कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और वह शबाना को मैसेज कर देता है। उसके बाद इन दोनों की बातों का सिलसिला कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है कि एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं, एक दूसरे से फ़ोन में खूब सारी बातें करते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है जब शबाना का मन किया तो उसने रेहान से कहा, आप मिलने आ सकते हैं क्या? मैं कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के ध्रुव नगर में रहती हूँ। जैसे ही ये बात उसने सुनी, उसने कहा, तुम्हारे पति? तो उसने कहा, मेरा पति मेलों में झूला लगाता है और वह कई दिनों तक घर से बाहर रहता है और मेरा बेटा अपने मामा के यहाँ रहता है, यानी सलीम के यहाँ। पति जब घर से बाहर रहता है तुम्हें आने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उससे मिलने के लिए इसके पास एक अच्छा मौका था। लेकिन जब रेहान आता है और शबाना को देखता है तो रेहान हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस शबाना को उसने देखा था उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्र की रेहाना को देखकर वह चौंक जाता है। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि उम्र की दीवार छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, अब ये दोनों एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब इन दोनों ने 3-4 बार इस तरह से मिलने का मौका जुटाया। तभी शबाना ने अपने पति के बारे में बताया कि वो मुझसे बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है और उससे मैं अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ही रखना चाहता है और मैं अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ। बात छुटकारा पाने की आती है तो रेहान से कहा जाता है कि तुम मेरी क्या मदद नहीं कर सकते? तो रेहान कहता है, मैं बात करता हूँ। तो रेहान एक अपने दोस्त से बात करता है जिसका नाम विकास होता है, जो बदायूं के ककरेला गोविंदपुर में रहता है।
साल 2019-20 की ये बात होती है। दिल्ली में रहकर विकास और रेहान दोनों ही ऑटो चलाया करते थे, लेकिन कुछ दिन बाद इसने अपना एक नया काम ढूंढ लिया, जो कि पंजाब के लुधियाना में किसी के यहाँ खाना बनाना था। इस व्यक्ति विकास और रेहान की उम्र लगभग 20-22 साल रही होगी। उसको कुछ पैसों की भी ज़रूरत होती है, तो रेहान कहता है जो तुम्हारी पैसों की ज़रूरत है पूरी हो जाएगी, तुम्हें मेरे कहने से एक काम करना पड़ेगा। उसे एक महिला से प्यार हो गया है और उसका पति उसके बीच में रोड़ा बन रहा है। विकास यह मान जाता है और ये मानने के बाद फिर रेहान शबाना से बताता है कि विकास मान गया है। तब शबाना कहती है यदि तुम्हारा दोस्त मान गया है तो वह उसे लेकर आ जाओ। तब 17 जनवरी 2023 को ये दोनों कानपुर पहुंचते हैं और घंटा घर के पास एक होटल में रहते हैं। इसके बाद 18 जनवरी की रात शबाना होटल पहुंचती है और वह 20,000 रुपये लेकर आई हुई होती है। 20,000 देखने के बाद विकास को लगता है कि यहाँ से अब जो उसकी ऑटो खरीदने की इच्छा थी वह पूरी हो जाएगी। इसके लिए बकाया बताती है कि तुम्हें आगे क्या करना है। जैसे जैसे रास्ता बताया वैसे वैसे वो और रात यानी 18 और 19 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। ये रेहान अपने दोस्त विकास के साथ पहुंचता है। जैसे दरवाजे को धक्का देता है, दरवाज़ा खुला हुआ होता है। उन्हें कोई मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। वहाँ जाकर देखते हैं इसने अपने पति को पहले तो खूब सारी शराब पिलाई, फिर उसके बाद शक्तिवर्धक गोलियां खिलाई। उसके बाद कहती है अब हम दोनों संबंध बनाएंगे, लेकिन उसको शायद इस तरह का मौका नहीं मिला। वह शराब पीने के बाद बेहोश हो जाता है। रात के 1 बजे के आसपास जब रेहान और विकास साथ आते हैं तो यह शबाना उसके अंदर पता नहीं कहाँ की इतनी ताकत आ जाती है कि वह अपने ही पति के सीने में बैठ जाती है। विकास गला दबाता है और ये दोनों मिलकर उसके हाथ और पैर दबा लेते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहता है और आबिद अली की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद आराम से इत्मीनान से इन्हें मौका मिलता है। रेहान और विकास यहाँ से चले जाते हैं। जब जाने के बाद दिन निकल आता है तब शबाना ने नाटक करना शुरू कर देती है। नाटक वह इस तरह से करती है जैसे उसे उसके पति के मरने का बेहद दुख होता है। फिर रोते रोते अपने सगे भाई सलीम को फ़ोन करती है। जब सलीम अपने भांजे को लेकर मौके में पहुंचता है तो अपने बहन को इस तरह रोते हुए देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जिस घर से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आया करती थी, आखिरकार उसकी बहन अपने पति के मरने का इतना अफसोस क्यों कर रही है। उसे शक होता है। तभी वह पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन करके पुलिस को मौके में बुलाता है। उसको पहले ही दिन से शक होता है, कहीं ना कहीं उसकी बहन का कुछ झोल है। सलीम की तहरीर पर FIR दर्ज होती है। पुलिस उन तीनों रेहान, शबाना और विकास को गिरफ्तार करती है। 22 जनवरी 2025 को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जब इस घटनाकांड का खुलासा होता है, पुलिस जब मीडिया को यह बात बताती है, मीडिया के सामने जब कहानी आती है तो पहले शक्तिवर्धक गोलियों की बात सामने आई। फिर बाद में पता चलता है कि 20 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर और प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस महिला के पति की हत्या कर दी है। फिलहाल ये जेल में है और आगे कब तक जेल में रहेंगे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह से इस केस में शबाना के भाई सलीम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों, शबाना के भाई सलीम की दाग देनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी ही बहन के खिलाफ FIR दर्ज करवाया और उसको जेल भिजवाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ आपको सुनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और सतर्क हो जाएं। आप लोगों को जागरूक करने का केवल मेन पर्पज़ है। धन्यवाद।